मृगनयनी। वृंदावनलाल वर्मा। भाग 11। सघन वर्षा से थोड़ा सा अवकाश मिलते ही अटल ने बंधियों वाले एक खेत में धान बो लिया। पास लगे हुए एक ढलवें खेत में थोड़ी सी ज्वार, बाकी भूमि को उनारी के लिए रख छोड़ा। कुछ समय के उपरांत धान के बीज जम निकले। जैसे ही धान के पौधे कुछ बड़े हुए खेत में फैलाकर जमा दी। बहुत पानी बरसा और खेत भर गया तो एक ओर से बंधिया को काटकर फालतू पानी निकाल दिया। 2 महीने में धान खेत में लहराने लगा। ज्वार भी बड़े बड़े पत्तों वाली और होनहार। भाई बहन और लाखी तीनों खेतों की रखवाली में तत्पर थे। खाने का अन्न समाप्त होने को आया। वन्य पशु जंगल में अधिक फासले पर खिसक गए। खेतों को रखाना था और पेट भरना था। रखवाली के लिए एक मचान धान के खेत पर था और दूसरा जंगल के किनारे ज्वार की रखवाली के लिए। जानवर बिचक गए थे और रात में कभी इस पहर और कभी उस पहर आ जाते थे। दिन में मिलते बहुत कम थे। जंगल में हरियाली इतनी अधिक हो गई थी और झाड़ ऐसे पल्लवित हो गए थे कि शिकार हाथ नहीं लगता था। अटल ने अपना सब अनाज खा लिया। अब केवल लाखी का रह गया था। लाखी की और अपनी गाय की दोहनी पर तीनों की गुजर नहीं हो सकती थी। पानी कभी कभी इतना बरसता था कि दिन में घर से निकलना दुस्सह हो जाता था। रात में बदली और पानी के कारण इतना अंधेरा छाया रहता था कि जंगली जानवरों को चिल्ला चिल्लाकर तो भगाया जा सकता था, परंतु तीर से उनका शिकार नहीं किया जा सकता था। लाखी के अन्न को छूने से अटल का प्रण इनकार कर रहा था। तो अब नया क्या खाएं? गांव के लगभग अन्य लोग भी इसी परिस्थिति में थे। उनसे कुछ नहीं मिलना था। राई नदी में से मछलियां भी नहीं पकड़ी जा सकती थीं। लाखी ने कहा, अनाज रखा तो है, कुछ दिन उससे काम चलाओ। जब बूढ़ी मां का देहांत हुआ तब मैंने प्रण किया था कि इस अन्न को तुम्हारे लिए खेत में बोऊंगा, इसलिए इसको नहीं छूना चाहता हूं। तो अपना अन्न मुझको क्यों खिलाया? तुम्हारा ही तो था वो, और ये तुम्हारा और निन्नी का नहीं है? है तो, पर मैंने प्रण जो किया था, और मैं भी कोई प्रण कर लूं तो? कैसा? कौन सा? वैसा ही। समझ से काम नहीं लेते? निन्नी से भी पूछ लो। बाहर गई है, आती होगी। तो मेरे कहने का कोई मोल नहीं है? नहीं पूछूंगा निन्नी से, पर जब वो चुक जाएगा तब क्या करेंगे? नदी कम हो जाएगी, मछली मिलने लगेंगी और वर्षा कम हो जाने पर शिकार भी। तब तक धान और ज्वार पक उठेगी। अटल ने उस सुरक्षित अनाज में से कुछ ले लिया। निन्नी जब बाहर से आई देखकर बोली, भैया तुमने इसमें क्यों हाथ लगाया? अटल ने उत्तर दिया, इन्होंने कह दिया तो ले लिया, घर में आज के लिए और कुछ था भी नहीं। इन्होंने कहा, ये भी तो अपना ही है। निन्नी ने लाखी पर व्यंग की मुस्कान डाली, बोली, ठीक तो कहा। अटल बाहर चला गया। उन दोनों ने पीसना पीसा और रोटी बनाई। तब कहीं सांझ को पेट भर पाया। रात के पहले ही वे तीनों खेतों की रखवाली के लिए चले गए। निन्नी और लाखी धान वाले खेत के मचान पर जा लेटी। अटल ज्वार वाले पर पहुंच गया। रात होते ही अंधेरा छा गया। गहरी काली घटाएं। आकाश में चंद्रमा के होते हुए भी चांदनी का नाम नहीं। रुक रुक कर फुहार पड़ जाती थी। हवा चल रही थी, परंतु मच्छर झुंड बांध बांध कर टूट टूट पड़ रहे थे। थोड़े से कपड़े, परंतु इतने कि शरीर को ढक लें। शरीर ढका नहीं कि गर्मी और पसीने के मारे ठंडक के लिए फिर अंगों को बाहर निकालना पड़ता। फिर मच्छर और फिर गर्मी और पसीने का क्रम। उन दोनों को बैठ जाना पड़ा। निन्नी ने कहा, कुछ बातचीत ही करें। लाखी बोली, बातचीत करने को है ही क्या? कुछ गाओ। गाऊं तो पर मच्छर मुंह में घुस घुस पड़ रहे हैं। जी चाहता है सब मच्छरों को पकड़ पाऊं तो मारकर भस्म कर दूं। सुना है बड़े लोग राज रजवाड़ों में इससे बचने के लिए मच्छरी लगा लेते हैं। मैंने भी सुना है। कैसी होती होगी मच्छरी? क्या मालूम। जानकर क्या करोगी? लगाओगी क्या मच्छरी? अपने भाग्य में कहां लिखी है? एक अरना भैंसा मार लें तो उसकी खाल से पहले तो 2 महीने का अनाज ले लें। दूसरा मार लें तो उससे कुछ कपड़े और 2 मछलियां ले लें, एक अपने लिए और दूसरी तुम्हारे लिए। हाँ, तीसरी की अटक भी क्या है? तुम्हारे और भैया के लिए एक ही बहुत है। फिर तुमने ठिठोली की। गांव वाले यूं ही अनखाए से देखते हैं। कभी तुम्हारे मुंह से ऐसी बात किसी के सामने निकल जाए तो क्या होगा? बात उजागर हो जाए तो अच्छी ही है। ब्याह रचा दिया जाएगा। गांव के पंच नहीं होने देंगे। रखेल की तरह रख लें तो गांव के पंच कुछ नहीं कहेंगे। ब्याह हो जाए तो मानो उन पर गाज गिर पड़ेगी। मैं तो अकेली ही बनी रहूंगी। किसी की रखेली बनकर रहने से पहले राय नदी में गले से पत्थर बांधकर डूब मरना भला है। तुम्हारे साथ रहकर जन्म कट जाएगा। मैं क्या अकेली ही बनी रहूंगी? ब्याह करोगी? करूंगी जब मन चाहेगा। तुम्हारा मन या तुम्हारे भैया का मन, देखा जाएगा। आज रात तो ब्याह होना नहीं है। दोनों मच्छरों को भगाने मारने में लग गईं। कुछ देर बाद खेत के एक कोने पर छप छप शब्द सुनाई पड़ा। दोनों चौकन्नी होकर सुनने लगीं। लाखी को एक आकार दिखलाई पड़ा। साफ नहीं, निर्वरा, परंतु उसने लोहे का एक तीर छोड़ दिया। वो आकार भस्म से हुआ। उसने दूसरा छोड़ दिया। आकार को वो तीर भी लगा। अरने भैंसे की ऊंची डिडकार हुई, परंतु वो गिरा नहीं, भाग गया। जंगल में भागने की थोड़ी दूर तक आहट मिली, फिर कुछ नहीं सुनाई पड़ा। अरना था, भाग गया। निन्नी ने कहा, तुमने तो बहुत उतावली कर दी। खेत में आता तो धान को रौंद डालता। लाखी बोली,
कितना धान रौंद डालता। 2 तीर खो दिए, बहुत बढ़िया तीर थे, तुमको कुछ सूझता थोड़े ही है। तुम गिरा लेती उसको, गिरा न लेती तो तीर तो न खो देती। जैसे उन दिनों चिलचिलाती दोपहरी में अरने में से दोनों निकाल कर लौटा दिए थे, ऐसे ही सवेरे ये दोनों भी ढूंढ कर लौटा दूंगी। ढूंढ लिया अरने को और लौटा दिया तीर। अरना कोसों दूर जाकर दम लेगा तो प्राण न खा जाओ, भोर तक धीरज धरो। बड़ा घमंड करने लगी हो। उस अरने की खाल के जूते न बनवाए होते और अनाज न ले लिया होता तो ऐसे ऐसे न जाने कितने तीर आ गए होते मेरे पास। कौन अकेले हम लोगों ने खाया वो अनाज? और जूते तो तुम्हारे बने थे और उनके जिनके साथ तुम्हारा जीवन बीतना है। मैं खा गई वो सब। अब हम लोग खा रहे हैं तुम्हारा अन्न, सो नित्य उलहना दिया करना। लाखी जीभ काट कर रह गई। निन्नी थोड़ी देर चुप रही, परंतु अधिक समय तक स्तब्ध रहना उसको नहीं रुच रहा था। बोली, क्या क्या लौटाओगी मुझको तुम? जो कुछ लूंगी वो सब। मेरे भाई को भी। बात ही करनी हो तो कुछ और चर्चा करो जिससे रात भर बत बढ़िया होता रहे। यदि इस बात को तुमने कहा तो अभी मचान पर से उतर पाऊंगी और अरने को भी ढूंढने और तुम्हारे अनमोल अनोखे तीर लाने के लिए जंगल में चल दूंगी। ओहो हो, बड़ी अर्जुन पांडवा हो ना, अभी दिखलाए देती हूं मैं क्या हूं। लाखी ने तलवार उठाई और धम्म से मचान के नीचे कूद पड़ी। निन्नी उसको पकड़ नहीं पाई। निन्नी मचान पर से उतरी, तब तक लाखी नंगे पांव कीचड़ में छप छप करती हुई कई डग आगे निकल गई। निन्नी ने दौड़ना चाहा, परंतु वो दौड़ न सकी। लाखी छरहरे शरीर की थी, इसलिए उसको अधिक बाधा नहीं हुई। निन्नी ने चिल्लाकर कहा, तुमको मेरी सौगंध है, खड़ी रहो, मेरा मरा मुंह देखो, जो एक पग भी आगे धरो। लाखी रुक गई। निन्नी ने उसको जा पकड़ा। लौटो, निन्नी ने कड़े स्वर में कहा। नहीं, दृढ़ता के साथ लाखी बोली, तो मैं तुम्हारे साथ ही मरने चलूंगी। निन्नी ने निश्चय प्रकट किया। दूसरे खेत के सिरे वाले मचान से अटल ने कुछ सुन लिया और कुछ देख लिया। वो उतरकर इन दोनों की तरफ आया, वहीं से चिल्लाकर, क्या बात है? निन्नी ने धीरे से लाखी से कहा, लो अब निपटो उनसे, चाहे उनके मचान पर चली जाओ। तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं या कहीं निकल जाऊं? जब देखो तब लड़ा करती हो। मैं ही कहीं क्यों न चली जाऊं जिससे तुमको कांटा ना आसे। निन्नी ने सोचा, परंतु कहा कुछ नहीं। वो निकट आने वाले अटल की ओर देखने लगी। अटल ने पास आते ही आश्चर्य के साथ पूछा, ये क्या, कहां जा रही हो तुम दोनों नंगे पांव? निन्नी ने तुरंत उत्तर दिया, अरना आया था। तुमने नहीं देखा दाऊ? इन्होंने उस पर 2 तीर चलाए, उसको दोनों लगे, वो डिड़का और भागा। तुमने नहीं सुना? कहां थे तुम? अटल ने शर्माते शर्माते बताया, मैंने जैसे ही पैर फैलाए सो गया। जब तुम चिल्लाई तब आंख खुली, देखा तो तुम दोनों यहां खड़ी खड़ी कुछ बात कर रही हो। मचान से क्यों उतर आई? लाखी ने बोलने के पहले गले को साफ किया, परंतु निन्नी ने बीच में ही कहा, इन्होंने कहा तीर न खो जाए, अरने को ढूंढ ले। और ये कूद पड़ी। मैं रोकने के लिए लपक आई। विकट हो तुम दोनों, जाओ मचान पर, तीरों की चिंता मत करो, कल ढूंढ लेंगे अरने को, जाओ। निन्नी ने लाखी का हाथ पकड़कर मचान की ओर खींचा। वे दोनों जब मचान पर चढ़ गईं, तब अटल अपने मचान की ओर गया। निन्नी ने लाखी के गले में हाथ डालकर कहा, सौगंध खाती हूं कि आगे फिर कभी ऐसी बातचीत नहीं करूंगी। अनाथ जानकर चाहे जो कुछ कह लेती हो, अपने को अनाथ कहकर मुझको भद्दी डायन मत बनाओ। अनाथ तो मैं हूं। सौगंध खाती है, अपने प्यारे से प्यारे की सौगंध खाती हूं कि चाहे जो कुछ हो जाए आगे कभी नहीं लड़ेंगी। इस सौगंध के खाते ही लाखी हिलक कर निन्नी से लिपट गई। ऐसी सौगंध क्यों खाई निन्नी? लाखी ने फफकते हुए कंठ से कहा, क्योंकि मुझको ताव जल्दी से आ जाता है। इस सौगंध के कारण अब कभी नहीं आएगा। मैं अपने सारे पुरखों की सौगंध खाती हूं कि तुम चाहे जैसी गालियां मुझको देना, मारना, पीटना, पर मैं कभी बुरा नहीं मानूंगी। बस बस निबट चुका, आगे मेरी तुम्हारी लड़ाई कभी नहीं होगी। अच्छा अब हंस दो। ब्याह करोगी ने भैया के साथ? फिर वही बात? हाँ अवश्य। तुम्हारी पक्की ननद जो बनना चाहती हूं, तुमको लाड़ के साथ भौजी कहना चाहती हूं। एक बार अपने मुंह से कह तो दो, क्या मेरे हाथ की बात है? यदि हो तो करोगी? करूंगी। और यदि न भी हो तो करूंगी तो भी करूंगी, नहीं तो कहीं मरखप जाऊंगी। तुम्हारे भैया में हिम्मत होनी चाहिए, उनमें है हिम्मत, मैं जानती हूं। तुम मुझ में किसी से कम नहीं पाओगी। दोनों एक दूसरे से देर तक लिपटी रहीं, पसीने में भीग गईं, इतने पसीने में कि मच्छरों ने नहीं काट पाया। लाखी ने अलग होकर कहा, देखती रहो कोई जानवर ना आ जाए, कई लोहे के तीर रखे हैं, चलाना। मैं भी चलाऊंगी, निन्नी ने आश्वासन दिया। इस अंधेरी रात में हल्ला करना तीर चलाने से कहीं अच्छा। अधिक तीर नहीं खोना चाहती, आगे काम देंगे, लाखी ने प्रतिवाद किया। निन्नी हंसी, तुम्हारे दूल्हा तो कह गए हैं, तीरों की चिंता मत करो। लाखी ने उसका गाल मसल दिया। अरी रीरी, निन्नी ने हंसी के तूफान में कहा। लाखी ने आग्रह किया, कुछ गाओ, तुम्हारा गला इतना मीठा है कि जब तुम गाती हो जान पड़ता है कि कोयल कूक रही है। जोर से गाओ, जानवर भी मुग्ध होकर वहीं रह जाएं। निन्नी ने गाना कहीं सीखा नहीं था, कहीं कहीं सुना था। स्वर उसका स्वाभाविक मधुरता से भरा हुआ और कान ग्रहणशील थे।
बुद्धि प्रखर, इसलिए उसको कई गीत आते थे। उसने गाया। रात के अधिकांश भाग में वे दोनों गाती हंसती रहीं। सवेरे देर तक सोती रहीं। हाथ मुंह धोने के उपरांत वे दोनों अरने की खोज में निकल पड़ी। बहुत दूर तक हाथ और रक्त के चिन्ह मिले, फिर कोई पता नहीं चला। दोपहर के लगभग लौट आईं। अटल और निन्नी को तीरों के खो जाने का रंज नहीं था, लाखी को कुछ था।